तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो के अंदर, दैट इज वे ऑप्टिक्स ऑफ फिजिक्स फॉर एमएसटी, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 पूरी तरह से डिस्कस करके इस वीडियो को यहाँ पे उसका थ्योरी पूरी तरह से खत्म करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। नोटबुक पेंसिल पेन लीजिए एंड नोट्स बनाना शुरू कीजिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कॉन्सेप्ट जो है जिसके बारे में बात करना है दैट इज फ्रिंज विड्थ। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो के अंदर वीआरएक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक देखा था। अब फ्रिंज विड्थ इस क्या है और कैसे सवाल एमएसटी में आते हैं उसके बेसिस पे ही बात करेंगे। सेंट्रल ब्राइट बैंड है, उससे 13th ब्राइट बैंड कुछ जगह के बाद फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे पूछते हैं कि डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से 13th ब्राइट बैंड का कितना है। सो वो डिस्टेंस जो होता है दैट इज 13x। इन द टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ वो कितना है 13x। अगर ब्राइट बैंड है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जितने नंबर पे ब्राइट बैंड है उतने नंबर का उसका डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे अगर ये 7th नंबर पे ब्राइट बैंड होता तो डिस्टेंस हो जाता 7x, वैसे ही अगर 3rd नंबर पे ब्राइट बैंड होता तो डिस्टेंस हो जाता 3x। सिंपल बात है, ज्यादा कुछ नया लॉजिक नहीं लगाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जितने नंबर पे ब्राइट बैंड उतने नंबर का डिस्टेंस हो जाएगा उसका। सेम यही कॉन्सेप्ट अगर डार्क बैंड में पूछेंगे, सेंट्रल ब्राइट बैंड से जो डार्क बैंड है वो कितने नंबर पे फॉर्म कर रहा है 7th नंबर पे फॉर्म कर रहा है, सो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर ये जो होगा ये एकदम सिंपल है, जस्ट इसके अंदर जितने नंबर पे डार्क बैंड आ रहा है ना, उसका आधा कम कर देंगे। मतलब अगर 7 पे बन रहा है तो वो कितना हो जाएगा 6.5x। ठीक है, n-1/2 था फॉर्मूला, याद है ना, इसलिए। नेक्स्ट इसके बाद आगे अगर यही बोला रहता 3rd पे डार्क बैंड बन रहा है तो डिस्टेंस हो जाता 2.5x। सेम ऐसे ही 5th पे बोला होता तो डिस्टेंस हो जाता 4.5x। तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से समझ के रखना है। क्वेश्चंस में कैसे आता है उसको हम एप्लीकेशन करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन अगर इस तरह में आ जाए कि सेंट्रल ब्राइट बैंड पे अपवर्ड की तरफ 7th ब्राइट बैंड बन रहा है, लेकिन नीचे सेंट्रल ब्राइट बैंड से नीचे की तरफ जो है वो डार्क बैंड बन रहा है, तो यहां पे बताओ डिस्टेंस कितना है। सिंपल है, अगर ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, ये हमें टोटल बताना है तो हम इसका एडिशन करेंगे, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म करें, अपोजिट में फॉर्म करें इसलिए उनका एडिशन हो जाएगा। अब सेंट्रल ब्राइट बैंड से 7th ब्राइट बैंड है तो वहां पे हम क्या करेंगे 7 into x लिखेंगे, बराबर, क्योंकि ये जो है ब्राइट बैंड का है, प्लस क्योंकि अपोजिट फॉर्म में डार्क बैंड फॉर्म है इसलिए प्लस दिया, और ये 3rd नंबर पे फॉर्म कर रहा है डार्क बैंड, 3rd नंबर मतलब डार्क बैंड का 2.5x हो जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस जो टोटल होगा उसका वो 9.5x हो जाएगा। ठीक है, सीधा डिस्टेंस कितना है 9.5x। ऐसे ही सेम अगर क्वेश्चन बोला रहता है कि दोनों ही एक ही साइड में फॉर्म है, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड के अबाउ साइड पे ही ब्राइट बैंड भी फॉर्म हो रहा है, डार्क बैंड भी फॉर्म हो रहा है, तो अब बताओ डिस्टेंस कितना है। सो ये डिस्टेंस जो होने वाला है 7th ब्राइट बैंड जो है, मतलब उसके लिए क्या लिखेंगे 7x लिखेंगे। बट डार्क बैंड जो है, अब बात ये है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में फॉर्म हुए, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे, मतलब उनके बीच में क्या होगा सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस होगा। ठीक है, सो अब 3rd डार्क बैंड मतलब कितना आ जाएगा 2.5x, एंड देयरफॉर 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा 5.5x। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। थ्योरी तो थोड़ी समझने में आसान थी, लेकिन आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे हम कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। सो इस बात को सही से नोट करेंगे, सही से इन सब चीज को समझ के लेंगे, एंड देन आगे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो आगे बढ़ेंगे दैट इज डिफ्रैक्शन, क्योंकि अब तक का जितना पार्ट था उसके अंदर इंटरफेरेंस और कुछ बेसिक्स कवर हुए थे। डिफ्रैक्शन इधर से बहुत ज्यादा सवाल आने के चांसेस है सीटी के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई करने की कोशिश नहीं करता है इसको, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये ध्यान से देखिए तो आपका सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 टाइप है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में अब इसमें थ्योरी पूछ सकते हैं, सोर्सेज कहां होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर, सोर्स मस्ट बी नैरो। ठीक है, और दूसरा सोर्सेज मस्ट बी, अब दो टाइप में होता है, एक तो स्फेरिकल हो जाएगा सोर्स या फिर दूसरा सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो द सोर्सेज मस्ट बी नैरो, और सेकेंड हमको ध्यान में रखना है द सोर्सेज मस्ट बी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, सोर्सेज मस्ट बी, अब जहां यहाँ पे सोर्स नैरो है, यहाँ पे सोर्स जो होता है वो होता है एट इंफिनिटी। ठीक है, सोर्सेज मस्ट बी एट इंफिनिटी। दूसरा यहाँ पे सोर्स कैसा है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे सोर्स मस्ट बी प्लेन होना चाहिए, सो देयरफॉर यहाँ पे सोर्स जो है वो प्लेन है। ठीक है,
ये बातें दिमाग में रखनी है कि फ्रेंशनल डिफ्रैक्शन में और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, अच्छी तरह से नोट करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, पहला जो होता है मिनिमा के लिए कंडीशन दैट इज पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो होता है वो ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और हम जानते हैं पार्ट डिफरेंस को हम किससे बोलते हैं, एन लैम्डा से लिखते हैं इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे जब भी हमें कंडीशन अगर मैक्सिमम मिनिमा की आएगी तब, कि एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बट अभी इसके आगे इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल बहुत स्मॉल है दैट इज साइन थीटा जो है वो कितना है, दैट इज 30 डिग्री से कम है, ठीक है, लेस है, तो क्या होगा कंडीशन, यही बात चेंज हो जाएगी। ये साइन थीटा किसका काम करेगा, साइन थीटा जो होता है वो नियरली इक्वल टू हो जाता है थीटा के जितना। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं एन लैम्डा इज इक्वल टू ए थीटा, ठीक है, ये बात दिमाग में रखें। अगेन इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, अगर एंगल 30 से कम है तो हमको क्या इस्तेमाल करना है, एन लैम्डा इज इक्वल टू ए थीटा, और अगर 30 या 30 से ज्यादा है तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पार्ट डिफरेंस के लिए, ठीक है। फॉर मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी फॉर्मूला ए साइन थीटा रहता है, लेकिन हमको ये बात ध्यान में रखनी है n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, n प्लस 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन होता है वो n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा होता है, ठीक है, क्लियर है दोनों चीज। रेलेस क्राइटेरियन, अब हम इन सब के सब इंटेंसिटीज को देखेंगे तो हमको एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी, यहाँ पे पहली बात क्या हो रहा है, देखो पहली वाली एम्पलीट्यूड जो गई है उसके अंदर ही दूसरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है अब अगला ये दोनों को अलग अलग करने के लिए ये बहुत ज्यादा ही टाइम लेने वाला है, ठीक है, तो ये अभी तक जो है इसको रिजॉल्व नहीं किया है, तो दिस इज सेड एज अनरिजॉल्व्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वाली इंटेंसिटी तो गई है लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा अंदर चला गया है, मतलब अब ये जो है वो थोड़ा थोड़ा करके अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है रिजॉल्व हुई है लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं, बस ऐसे बोल सकते हैं कि जस्ट रिजॉल्व, ठीक है। अच्छा, और फाइनली हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सब अपने अपने एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चल रहे हैं, तो ये जो है इसको रिजॉल्व होके टाइम हो चुका है, तो इसको हम लिखते हैं वेल रिजॉल्व्ड। तो ये तीन बात जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि रेलेस क्राइटेरियन जो है ये इन इंटेंसिटीज और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो है वो अनरिजॉल्व्ड है, डायग्राम ध्यान से देखिए, सही से बनाना नोट्स बनाने में, दूसरा जस्ट रिजॉल्व के लिए, और तीसरा वेल रिजॉल्व के लिए क्या होगा, सारे के सारे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी अपने ही तरीके में चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ये सेंट्रल मैक्सिमा और एंगुलर विड्थ, ठीक है, और एंगुलर विड्थ जो है वो हम करने के लिए सॉल्व हमें देखना पड़ेगा मिनिमा, ठीक है, और मेन की सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बीच में का डिफरेंस, ओके। अब ये जो पार्ट हमें दिख रहा है सेंट्रल मैक्सिमा है, लिख के रखा हुआ है मिनिमा, ये जो स्टार किए हुए मैंने ये छोटे वाले पार्ट ये मिनिमा है, और ये जो टॉप बॉटम पार्ट है, टॉप पार्ट है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा, ठीक है। अब यहाँ क्या होने वाला है, एंगुलर विड्थ के बारे में जब मैं बात करूंगा ध्यान से, एंगुलर विड्थ क्या है, देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस में ये जो पार्ट हमें मिलता है इसको हम कहते हैं एंगुलर विड्थ, ठीक है। अब पहली बात, अब जब हम एंगुलर विड्थ निकालने वाले थीटा, तो पहले फर्स्ट मिनिमा का ले लो दैट इज लैम्डा बाय ए, ठीक है, डिफरेंस करे इसलिए माइनस, और ये डिस्टेंस को पकड़ लो, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय ए। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 2 लैम्डा बाय ए, सही है। ऐसे ही इधर से इधर तक के डिस्टेंस को भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 लैम्डा बाय ए माइनस 2 लैम्डा बाय, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा बाय। ऐसे ये और इसका डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा बाय ए। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि एंगुलर विड्थ निकालने के लिए हमको क्या करना है, दो मिनिमा का बीच की डिस्टेंस, अब वो कहां से कॉन्सिक्यूटिवली दोनों अपोजिट साइड में होनी चाहिए, तो वो जो होता है वो एंगुलर विड्थ होता है। इसको नॉर्मली बताया जाता है थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा एंगुलर विड्थ, और समटाइम्स थीटा इज इक्वल टू, अगर हम ए की तरफ से ले रहे हैं तो लैम्डा बाय ए हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा एंगुलर विड्थ। अब पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस कुछ नहीं, सिर्फ ये क्या है कि पार्ट डिफरेंस, अगर ये जो तुम्हारा एंगुलर विड्थ आया है मतलब 2 लैम्डा बाय ए, उसको अगर डिस्टेंस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस n लैम्डा तो मतलब यहाँ पे क्या रहता है, मेन तो डिस्टेंस से ही सब काम है, पार्ट डिफरेंस कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सो दैट इज पार्ट डिफरेंस।
ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस के बारे में समझ में आया। ये सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन है जो कि हमको दिमाग में रखना है। इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं सीटी के अंदर, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पार्ट पर। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेस ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एकदम ये थ्योरी है, इसको डेफिनेशन की तरह से याद रखें क्योंकि इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू में थ्योरी टाइप में पूछ सकते हैं। देन हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है rp = 2 mu sin थीटा अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का रहेगा। एंड जो ये LOR जो लिखा हुआ है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए पूछेंगे तो ये फार्मूला जस्ट हो जाएगा इसका उल्टा, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 म्यू sin थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फार्मूला। और रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला तो अभी 2 म्यू sin थीटा अपॉन लैम्डा। इसमें एक बात नोट करनी जैसे है कि अगर रिजॉल्विंग पावर को पूछा जाएगा तो रिजॉल्विंग पावर अगर म्यू बढ़ाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर लैम्डा को कम करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात है जिसके ऊपर थ्योरी पूछ सकते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर म्यू बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ेगा और अगर लैम्डा कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। जैसे माइक्रोस्कोप का था, टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है d अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, स्ट्रेट। एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाएगा उसका उल्टा, दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन d। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला दिमाग में रखेंगे। इसके ऊपर एमसीक्यू हम कैसे सॉल्व करने वाले हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये लेसन पूरी तरह से खत्म होता है ऑफ वेव ऑप्टिक्स। होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।